हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू फॉर इग्नू। इस चैनल पर हम इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ब्रिटिश लिटरेचर BEGC 133। इसका एग्जाम बहुत ही जल्द आपका होने वाला है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया और उसमें से जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड थे उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करके और फिर उनके आंसर्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस बात से ही आपको पता लग सकता है ये वीडियो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ना आप सबसे पहले देखेंगे अ, एक सेकेंड। तो आपको हर क्वेश्चन पेपर में ना सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से मिलेगा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस, जहाँ पे आपको कुछ लाइंस दे दी जाएंगी आपके पूरे सिलेबस में से कहीं से भी। ठीक है, और फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले ये जो चार लाइंस हैं, पांच लाइंस हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ से ली गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। अब यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहली लाइन जो है ये वाला, येट डू आई फियर द बाय द नेचर। अगर आपने पूरी स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये लाइन जो है मैकबेथ वाली जो स्टोरी है, जिसमें वो मैकबेथ फॉर द शेक ऑफ पावर, पावर की लड़ाई के लिए, पावर की वजह से वो क्या करता है, अपने डंकन, किंग डंकन जो होता है उसकी डेथ कर देता है। ठीक है, मतलब उसको मार देता है। तो उस वाले स्टोरी में से ये वाला लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेडी मैकबेथ है ना, जो मैकबेथ की वाइफ थी, वो ये लाइंस बोल रही है। ठीक है, वो बोल रही है, इज टू काइंड एंड कंपैशनेट टू सीज द थ्रोन बाय एनी रूथलेस मीनिंग नेसेसरी। मतलब वो कहती है कि किसी भी काइंडनेस, कंपैशनेट जो भी चाहिए ना वो तुम यूज करो, और जो भी चीज चाहिए मतलब उसको किंगशिप को हासिल करने के लिए वो चीज तुम करो और उसको गैदर करो, किंगशिप अपने हाथ में ले लो, क्योंकि आज या कल तो तुम्हें मिलनी है, तो क्यों ना अभी ही ली जाए। तो ये सारी चीजें ये बोल रही है। शी वरीज दैट हिज गॉड गुडनेस विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम टेकिंग द क्विकेस्ट रूट ऑफ पावर। मतलब वो कह रही है, वो बहुत टेंशन में है कि उसकी कहीं अच्छाई जो है वो कहीं उसके उससे पावर ना छीन ले, ऐसा कुछ। तो ये प्रॉपर पर्टिकुलरली इस लाइन में वो बोल रही है। और ये जो सेकंड लाइन है, विल ऑल ग्रेट नेप्टन्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, ये अगेन ये भी मैकबेथ जो है वो बोल रहा है। क्योंकि जब वो डंकन का डेथ कर देता है तो फिर उसको ना थोड़ा पछतावा होता है, तो उस टाइम ये लाइन जो है वो बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है, he did it like an operatic टेंटर अ रेगुलर हैंडसम फेलो। ये लाइन की अगर हम बात करें तो ये लाइन जो है डिस्क्राइब कर रही हैं कैरेक्टर्स को, हु एक्ट्स ड्रामेटिकली एंड फ्लैमोसली लाइक हीरो इन एन ओपेरा, जो ओपेरा वाली स्टोरी है हमारी उसमें, उसकी तरह। ठीक है, और दोज हैज बिट्रायल बाय द नेचर, फोर्थ हम देख रहे हैं। तो इसकी हम बात करें तो ये बिट्रायड देयर ट्रू कैरेक्टर एंड नेम बाय गॉड गिवन एंड honest answer. They have failed to act with the loyalty and honor expected of a noble knight। ठीक है, तो ये भी नोबल नाइट की तरह यहाँ पे जो स्टोरी थी हमारी पूरा ओपेरा वाली, वहां से रिलेटेड ये चीज है। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इन लाइंस को कि इन लाइंस में क्या बताया गया है। तो इन लाइंस को इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन, द फील्टी नॉर लाइक अ नोबल नाइट फॉर श्योर अ सिंग हैड फॉलोड ईदर हैंड और वॉइस। ये लाइंस जो है कंटिन्यू करती है फ्रॉम द प्रीवियस, स्ट्रेसिंग द बिट्रायल ऑफ द नोबल क्वालिटीज लाइक लॉयलिटी एंड ऑनर। ठीक है, इट्स ये सजेस्ट करता है हमारा कि जो ट्रू नाइट होगा वो साइन ऑफ देयर नोबल नेचर, जो ट्रू ट्रू जो नाइट होगा ना वो अपने इस नोबल नेचर जो होगा उसको जरूर फॉलो करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इन लाइंस को एक्सप्लेन करना है कि ये लाइंस जो है, अगर आपने स्टोरी पूरी पढ़ी होगी तो आपको एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर इनमें से कोई से भी एग्जाम में आ जाता है तो आप इजीली एज इट इज लिख सकते हैं, आपको अच्छे नंबर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला शॉर्ट नोट आपको लिखना है थॉमस हार्डी पर, जो कि नॉवल ऑफ रियलिज्म में है। ठीक है, थॉमस हार्डी की बात करें तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोएट भी थे। उनको जाना जाता है रियलिस्टिक जो पोर्ट्रायल होता है और जो रूरल लाइफ में होता है, और रूरल लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स और ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनके वर्क, उनसे रिलेटेड वर्क वो लिखते हैं, इस वजह से उनको ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं फेट, जो हमारा सेकंड है, फेट एंड चांस इन द प्लॉट ऑफ फार फ्रॉम द
मैडिंग क्राउड, ये वाले जो पूरा स्टोरी है उसमें क्या है, फेट एंड चांस, उसके बारे में बताना है। तो ये थॉमस हार्डी द्वारा लिखा गया है, जिसमें वो एक्सप्लोर करते हैं थीम ऑफ फेट को और चांस को, ठीक है। द प्लॉट इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड को इंसिडेंस। आपको पता होगा पूरी स्टोरी में क्या होती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं। आप सोचेंगे भी नहीं ऐसा हो रहा, और ऐसा होता है उस पूरी उस स्टोरी में, और ऐसे कोइंसिडेंट्स बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ड्रास्टिकली उन्होंने फ्रेम किया है इसमें कैरेक्टर्स को। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें, तो जो हमारी गैब्रियल था, वो ओक्स फॉर्चून चेंजेस व्हेन हिज शिप आर एक्सीडेंटली किल्ड, जब उसका मतलब एक्सीडेंटली उसकी शिप मर गई थी, जो भेड़ थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसका चेंज कैसे हो गया था एक्सीडेंटली। तो फिर उसका पूरा मतलब आप देखेंगे फॉर्च्यून चेंज हो गया था, मतलब उसका आप कह सकते हैं एकदम से ही बदलाव आ गया था। सिमिलरली जो बादशेबा था, उसके लिए भी यहाँ पे वही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंस ऑफ इब्सन ऑन द ड्रामा ऑफ जॉर्ज ब्रेंडन शॉ। तो यहाँ पे हेनरिक इब्सन के बारे में बताना है। तो ये एक नॉर्वियन प्लेराइट है, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं जॉर्ज ब्रेंडन को, ठीक है। उनके वर्ड्स वर्क से वो इन्फ्लुएंस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। शो एडमायर लिविंगस्टन एबिलिटी टू टैकल कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट्स एंड पोर्ट्रायल कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और कंट्रोवर्सी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको पोर्ट्रे करते हैं, इस वजह से उनको ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे वीडियोस में केवल क्वेश्चंस का आंसर को देख रहे हैं, इन डेप्थ हम थीम को भी नहीं डिस्कस कर सकते, बिकॉज हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है। तो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट है द मेन थीम ऑफ टेनिसन्स पोएम मॉच जे आर्थर। तो इसकी मेन थीम की आपको बात करनी की क्या मेन थीम थी, अगर आपने पूरी पोएम पढ़ी होगी तो आई होप आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिकाउंट करते हैं द एंड ऑफ किंग आर्थर्स रिजाइन, जो उनके किंग आर्थर थे, उनका एंड होता है किस तरीके से उनके रिजाइन का, उसको यहाँ पे बेसिकली रिकाउंट किया गया है, ठीक है। और ये जो द थीम है यहाँ पे ऑल्सो वो इंक्लूड करता है आइडिया ऑफ लेगेसी को भी ऑल्सो, ठीक है। और इंड्योरिंग पावर ऑफ स्टोरी, स्टोरी जो है उसका पूरा कैसे इंड्योरिंग पावर रहा है, रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे पैसेज को टाइम और ट्रांजिएंट के साथ, ट्रांजिएंट नेचर के साथ, कि ह्यूमन अचीवमेंट्स में के साथ साथ कैसे चीजें जो है, नेचर जो है बदलाव देखने को हमें मिलते हैं समय के साथ साथ। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट essay on any two of the following around 200 words each। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से ही उठाए गए हैं। तो आपको यहाँ पे चीजें जो है, यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे ना स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे कैरेक्टर्स ही ऐसे, कैरेक्टर्स के नाम ही ऐसे। सो यहाँ पे वर्ड को लग रहा है कि MS वर्ड को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत है, ठीक है। So justify the title of the play Arms and the Man by Bernard Shaw। तो जस्टिफाई करना है आपको इस टाइटल को, मतलब ये टाइटल क्यों रखा गया है, इसके नाम को जस्टिफाई करना, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो टाइटल है वो हिंट करता है एज अ कंट्रास्ट बिटवीन द रोमांटिसाइज्ड नोशन ऑफ वॉर एंड द रियलिटी ऑफ सोल्जर्स एक्सपीरियंस। जो हमारे सोल्जर्स थे उनके एक्सपीरियंस और रियलिटी कहता है वॉर को, उस चीज को यहाँ पे पोर्ट्रे करता है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। वाई टेनिसन कंसिडर्ड टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज। टेनिसन जो है उनको कंसिडर क्यों किया जाता है एज अ विक्टोरियन एज की पोएट के थ्रू। तो बिकॉज जो लॉर्ड टेनिसन है उनको कंसिडर किया जाता है पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज ड्यू टू हिज एबिलिटी, क्योंकि उनकी एबिलिटी ही ऐसी थी, क्योंकि वो ऐसे कैप्चर्स करते थे, ऐसे स्पिरिट्स और कंसर्न्स को कैप्चर कर लेते थे उस अपने टाइम के। उनकी जो पोएट्री थी ना, वो रिफ्लेक्ट करती थी उनके एरा के कॉन्फ्लिक्ट्स को, उनके टाइम पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे हैं, वो सारी चीजें वहां पे रिफ्लेक्ट होती है उनके वर्क में। तो इस वजह से भी, और जो टेंशन है उनका वर्क, जैसे कि जो वर्क है इन मेमोरियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और जाना माना वर्क है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज, ये भी ठीक है। ये थीम्स ऑफ लॉस को पोर्ट्रे करते हैं, थीम्स ऑफ लॉस के ऊपर डिस्कस करते हैं, हीरोइज्म के डिस्कस करते हैं, ह्यूमन की कंडीशन कैसी है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। दैट्स वाई विक्टोरियन एज में जितनी भी चीजें हो रही थी ना, वो सारी चीजें जो है इनके वर्क में दिखती है। इस वजह से हम इनको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोइट कहते हैं विक्टोरियन एज के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ ये है, जिसमें अगेन आपको इन सभी के बारे में लिखना है, ठीक है, इन सभी के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं आंसर पे।
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द एलिगोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेंशंस मोर टू द ऑथर। तो देखिए आपको पोएम्स को अच्छे से समझ के जाना है, पढ़ के जाना है, बिकॉज क्वेश्चन आंसर तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। बट क्वेश्चन जब आप पूरा स्टोरी पढ़ के रहेंगे, पोएम पढ़ा रहेगा ना आपको, तो कुछ चीजें आप अपनी तरफ से भी ऐड करते हैं, ताकि कर सकते हैं, ताकि उससे ना आपको एज इट इज एग्जाम में सबके अंदर सेम ना हो जाए। कुछ चीजें आप अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सो टेनिसन का जो ये जो पोयम है मोटे दे आर्थर, वो एक रिच है एलिगरी में उनके और सिंबोलिज्म में, ठीक है। सिंबोलिज्म और एलिगरी का यूज बहुत अच्छे से उन्होंने अपने वर्क में किया है, ठीक है। और ये जो पोयम है वो ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता है विक्टोरियन स्ट्रगल को, विक्टोरियन टाइम के जितने भी स्ट्रगल थे उसको, और फेथ को, और जो भी डाउट्स थे ना आर्थर्स के फाइनल जर्नी में, टू एवोलन हिंट्स एट द होप फॉर रिडम्पशन एंड रिन्यूअल, रिडम्पशन और रिन्यूअल के लिए उसके पास जो होप था, किस तरीके से उसका काम चल रहा था, किस तरीके से उसने पावर और इंड्योरिंग पावर के लिए स्टोरीज करी, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। नेक्स्ट है हमारा द नेचुरल वर्ल्ड इन थॉमस हार्डीज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उनका जो वर्क है उसमें नेचुरल वर्ल्ड कैसा है उसके बारे में बताना है। तो हार्डी का डिटेल डिस्क्रिप्शन है इसमें कि किस तरीके से लैंडस्केप दिख रहा था वहां पे, वाटर कैसा था, सीजन जो थे वो कैसे इनहेंस कर रहे थे। तो ये नॉवल के रियलिज्म में दिख रहा है, सारी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है एक तरीके से द नेचुरल मिरर की तरह, यहाँ पे इमोशन को स्टेट करते हुए बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं द स्लिप वॉकिंग सीन इन मैकबेथ। स्लिप वॉकिंग सीन क्या था मैकबेथ में, आपको याद होगा अगर पूरी स्टोरी, तो आपको पता होगा कि जो लेडी मैकबेथ है वो वॉशिंग इमेजिनरी ब्लड फ्रॉम हर हैंड्स, कि वो कैसे सोच रही है कि वो अपने हाथों से ना ब्लड को साफ कर रही है, ऐसा कुछ पावरफुल डिपिक्शन ऑफ गिल्ट, एंड बिकॉज वो गिल्ट होती है बाद में उसको गिल्ट होता है कि उसने ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह करके, ठीक है, ये चीज है। और ये सीन जो है वो रिवील करता है डीप इम्पैक्ट ऑफ द क्राइम्स शी हैड मैकबेथ हैव कमिटेड, कि कैसे जो मैकबेथ था उसने कमिट कर दिया था, मतलब बहुत ही डार्क क्राइम उसने किया था, अपने जस्ट इन द शेक ऑफ उसकी वाइफ ने उसको उकसाया था करने के लिए, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ ने, ठीक है। तो उसकी वजह से उस चीज को यहाँ पे आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये वाला सीन, जिसको स्लिप वॉकिंग सीन के नाम से भी जाना गया मैकबेथ में, उसको बताया गया है। नेक्स्ट है टेनिसन एज अ रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट। ऑफ कोर्स जो लॉर्ड सॉरी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है एपिटोमिस्ट थे, विक्टोरियन पोएट थे, ड्यू टू हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स पर्शियंट ऑफ टू द एरा। उस टाइम के एरा में वो अपने सारी जितने भी वर्क्स थे उसमें किस तरीके से वो सारी चीजों का एक्सप्लोर करते हैं, इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव की तरह उनको देखा गया है एज अ विक्टोरियन पोएट, ठीक है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लाइक आंसर चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन, तो आप लिख सकते हैं, आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।